शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक हादिसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बाज कब्ल अज पीरी मर जाते हैं और बाज बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि क़यामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हालांकि ये जो टॉपिक है अब ये पहले बताना चाहिए था, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो बुनियाद होती है वो न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स के बारे में पहले बताना चाहिए था, बट खैर। तो अब जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। इसकी थोड़ी सी डिटेल होगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और ये वही सेल है कि जिससे मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। अच्छा भाई, नर्वस सिस्टम की जो भी सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरॉन्स के अलावा एक और तरह के सेल्स भी होते हैं, बट वो मेंशन नहीं है यहाँ पे। उन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं या उन्हें हम ग्लायल सेल्स कहते हैं। वो सपोर्टिंग वर्क करते हैं, मेन फंक्शन जो है वो न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो स्पेशलाइज सेल्स हैं, इनका काम है जनरेट करना और दूसरा कंडक्ट करना। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या चीज़? न्यूरोनल सिग्नल। न्यूरोनल सिग्नल का नाम मैंने पहले भी बताया था, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स वो मैसेज होता है जो न्यूरॉन्स ही जनरेट करते हैं और न्यूरॉन्स ही फिर आगे पास ऑन करते हैं। तो कंडक्ट करना भी काम है और जनरेट करना भी काम है। अब एक न्यूरॉन जो है उसके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला उसका बॉडी पार्ट जो है वो सेल बॉडी है, यानी ये सेल का हिस्सा होता है। न्यूरॉन एक सेल है और उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला ये सेंटर वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस होल पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें दो तरह के सेल प्रोसेसेस होते हैं, धागे, जिन्हें मैंने पहले मेंशन किया था ना। जो सेल बॉडी है या जो सोमा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे आउटर जो है वो कवरिंग है, जिससे आप मेम्ब्रेन का नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जो है जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो होंगे और न्यूक्लियस मौजूद होगा। जो सेल प्रोसेसेस हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बारीक बारीक से धागे हैं। तो ये कुछ छोटे धागे हैं और ये एक बड़ा धागा है जो कि सोमा से निकल रहे होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड में। दो तरह के हैं, एक को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, एक को हम एक्सॉन कहते हैं। अच्छा, आमतौर पे डेंड्राइट जो है वो छोटे होते हैं और एक्सॉन और ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्सॉन बड़ा होता है और एक होता है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। जिस तरह हम आर्टरी और वेन को डिफाइन करते हैं एक तरीके से कि आर्टरी वो है जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट से और वेन वो है जो ब्लड लेकर आती है हार्ट की तरफ, बिल्कुल इसी तरह डेंड्राइट की भी डेफिनेशन है। डेंड्राइट वो पार्ट होता है जो कि मैसेज को लेकर आएगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जो इस तरफ लेकर आएगा, सेल बॉडी की तरफ लेकर आएगा, वो डेंड्राइट होगा। और जो इस तरफ से लेकर जाएगा, सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगा, उसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं मैसेज को इस तरफ कर दूं कि ये वाला पार्ट लेकर आ रहा है, तो फिर ये एक्सॉन नहीं रहेगा, फिर ये डेंड्राइट बन जाएगा। और अगर इस तरफ से मैसेज इससे दूर जा रहा है तो फिर ये डेंड्राइट बन जाएगा। तो डेंड्राइट का काम होता है ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस, और रिसीव करने के बाद किसको देंगे? ये सेल बॉडी को। जबकि एक्सॉन का काम होता है ये ट्रांसमिट करते हैं कमांड को। तो ये एक्सॉन जो है ये सेल बॉडी से लेकर आगे जाते हैं और फिर ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन का फंक्शन होता है।
हाँ, एक्सॉन किसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो या तो कोई दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि एक न्यूरॉन है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो मैसेज जो है वो इससे अगले न्यूरॉन पर जाएगा और यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। या फिर ऐसा है कि मान लें कि आपका न्यूरॉन आकर मसल पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है जो मसल पे एंड होगा, वो भी एक्सॉन ही होगा, क्योंकि एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से मैसेज दूर लेकर जाता है। तो इफेक्टर सेल कह लें, मसल कह लें या ग्लैंड कह लें, उन्हें हम इफेक्टर सेल कहते हैं, जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे ना। जिस तरह इलेक्ट्रिक केबल होता है, तार होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है, जो कि आपके रेड कलर के वायर्स होते हैं घर में, या फिर ब्लैक कलर के वायर्स होते हैं, वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या रबर की कवरिंग होती है, और अंदर जो है वो तार होता है, कॉपर वायर होता है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम माइलिन शीट का नाम देते हैं। इस माइलिन शीट से फ़ायदा ये होता है कि जो मैसेज अंदर जा रहा होता है वो इधर उधर नहीं जाता, बल्कि वो सीधा उसके अंदर से जा रहा होता है। तो ये जो छोटे छोटे से पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड माइलिन शीट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइलिन शीट्स, और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बाहर नहीं जाता, और इससे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये माइलिन शीट का फंक्शन होता है। और ये माइलिन शीट भी एक तरह के सेल्स बनाते हैं जो न्यूरॉन्स नहीं होते, बल्कि मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स के अलावा जो न्यूरोग्लिया होते हैं उनके अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि इस माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स कहते हैं किसे हैं, तो रिफ्लेक्स वो एक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिक हो, खुद से हो रहे हो, प्री प्रोग्राम्ड हो, यानी जिसका रिजल्ट पहले से पता हो कि क्या होना है, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, फ़ौरन से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम फीचर्स होते हैं जो कि किसी रिफ्लेक्स को डिफ़ाइन करता है। जैसे किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगता है तो हाथ फ़ौरन से पीछे हटता है, तो अब ये ऑटोमेटिक है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है, प्री प्रोग्राम्ड है। प्री प्रोग्राम का मतलब हाथ पीछे ही हट रहा है, जब भी हाथ लगेगा तो इन्फॉर्मेशन इसमें डली हुई है कि हाथ पीछे हटने का, भी ऐसा नहीं होता कि हाथ जो है वो और आगे की तरफ जाए। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये प्री प्रोग्राम्ड है। शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़ी सी देर का होता है। तो ये किसी भी रिफ्लेक्स की जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्स के अंदर आती है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ये रिफ्लेक्स के अंदर आता है, ठीक है। हैंड विड्रॉल, हैंड विड्रॉल का मतलब यही है कि हाथ पीछे हटना। नी जर्क जो है, यानी घुटने के ऊपर अगर कोई चीज़ लगती है तो घुटना जो है वो आगे मूव, जो पैर है वो आगे मूव करता है। स्नीजिंग है, हिकअप्स हैं, कफ हैं, ये सारे भी रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं। तो इनके लिए कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, जैसे ही इन्हें वो स्टिमुलस मिलता है खुद ब खुद ये एक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और इनका रिजल्ट हमेशा से प्री डिफाइंड होता है, यानी पता होता है कि क्या होना है। एक ही तरह का रिस्पांस जो है वो हमेशा आता है। जैसे कि कफ की अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई पार्टिकल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, हमेशा कफ के अंदर हवा बाहर ही आएगी, ऐसा नहीं है कि और हवा अंदर चली जाए। दे आर नॉट लर्नड, ठीक है, ये सीखे नहीं जाते लाइफ के अंदर, ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर। अब ये रिस्पॉन्सेस रेगुलेट होते हैं सीएनएस से। इन तमाम रिस्पॉन्सेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली रेगुलेट हो रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होते हैं। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक हाईवे की तरह से बिहेव करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन तक जाती है। तो कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो ब्रेन तक जाते हैं रिफ्लेक्सेस में, और कुछ मैसेजेस वहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ जो है रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे कि नी जर्क के अंदर उसमें 2 न्यूरॉन्स होते हैं। अब हमारे पास ये जो पूरा रास्ता है जिसके थ्रू ये रिफ्लेक्स कंट्रोल हो रहा है, इसको टर्म दिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या है, ये हमारे पास ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, ये थर्मल रिसेप्टर है जो कि टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करेगा। अब इससे जो न्यूरॉन निकल रहा है, ये वाला जो न्यूरॉन है, ये जो जा रहा है, इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को लेकर जाना। अब ये मैसेज को यहाँ पर पूरा ये लेकर गया है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड लास्ट उसके अंदर मैंने बना के भी दिखाई थी। तो ये बीच वाला जो है ये ग्रीन कलर का, ये असल में ग्रे मैटर है, और जो बाहर है एरिया वो वाइट मैटर है। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये जाकर एंड होता है यहाँ पे, और यहीं पर एक और न्यूरॉन है जिसको हम नाम देते हैं इंटर न्यूरॉन का। वो मैसेज देता है इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन फिर आगे मैसेज देता है एक और न्यूरॉन को जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, या इसको हम ईफ्रेंट भी कहते हैं। एफ्रेंट का वर्ड यूज़ होता है आने के लिए, तो ये मैसेज लेकर आ रहा था, तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो एफ्रेंट होता है, और ईफ्रेंट का मतलब होता है ले जाने वाला, तो अवे, मूव अवे जाने वाला। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो यहाँ पे ईफ्रेंट न्यूरॉन है। अब ये मोटर न्यूरॉन जो दूसरे कलर का है ये आता है, और ये इस मसल के ऊपर एंड होता है। अब ये मसल परफॉर्म कर रहा है कोई फंक्शन, तो इसको हम इफेक्टर कहेंगे।
ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से ये हाथ जो है ये पीछे मूव करेगा। तो ये पूरा जो पाथवे है इस न्यूरॉन से लेकर इस न्यूरॉन तक का जो पाथवे है ये पूरा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब इस रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हमने देखा कि 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे। एक था सेंसरी, ये जो रेड कलर का है, फिर एक ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था छोटा सा इंटर, और फिर एक बाहर आ रहा था जिसको हम कहते हैं मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन। तो ये 3 न्यूरॉन्स थे। तो कुछ रिफ्लेक्स आर्क के अंदर 2 न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ रिफ्लेक्स आर्क के अंदर 2 से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। तो जिसमें 2 न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ सेंसरी होता है जो मैसेज लेकर जाता है, और फिर वो ख़त्म होता है किस पे, वो ख़त्म होता है मोटर पे। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है। तो बस ये 2 न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बीच में और न्यूरॉन्स भी आ जाते हैं। वो और न्यूरॉन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में जो कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्स है उसके अंदर 1 और न्यूमरस इंटर न्यूरॉन्स होते हैं दरमियान में। अदरवाइज सिंपल वाले जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। ओके, देन एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक है रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कुछ रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल मौजूद है ना। मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। जो कुछ हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कुछ साउंड को डिटेक्ट करते हैं, कुछ ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं, कुछ टिश्यू डैमेज को, ये पेन रिसेप्टर्स होता है। बट यहाँ पर जो डिस्कस किए गए हैं वो आइज़ और एयर के रिसेप्टर्स हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर्स यानी लाइट को डिटेक्ट करने वाले और साउंड को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं ना। आई की अगर हम बात करें तो आई को उन्होंने काफ़ी डिफ़ाइन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन को छोड़ के पहले मैं डायग्राम के ऊपर चला जाता हूँ ताकि समझ आए। ओके, तो ये हमारे पास फ्रंट से है व्यू, और ये हमारे पास इस तरह से है कि आँख को बीच में से काटा गया ऐसे, और फिर इस वाले हिस्से को घुमा के, इस तरफ घुमा के, यानी आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ घुमा के जो है वो दिखाया गया। तो ये साइड से ऐसा नज़र आ रहा है। तो फ्रंट से अगर आप देखें तो ये हमारे पास वाइट पार्ट नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। उसके अलावा ये सेंटर वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है। स्क्लेरा जो है वो वाइटिश पार्ट होता है, जबकि एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। तो स्क्लेरा से लाइट एंटर नहीं होती बल्कि कॉर्निया से लाइट एंटर होती है, और ये रिफ्रैक्ट भी करता है। ठीक है, एक तो लेंस जो है वो उसे बेंड करता है लाइट को, दूसरा कॉर्निया जो है, कॉर्निया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइट की रिफ्रैक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद कॉर्निया से पीछे अगर आप चले जाएँ तो कॉर्निया से पीछे आपको ये कलर्ड पार्ट नज़र आता है जो कि किसी की आंखों का कलर होता है। इसके अंदर ये ब्लूइश नज़र आ रहा है, यूजुअली ब्राउनिश जो है वो नज़र आता है, ब्लैकिश नज़र आता है, बट एक्चुअली होता है वो ब्राउनिश है। तो ये वाला जो कलर्ड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द आइरिस। ठीक है, तो ये आइरिस जो है ये कलर्ड पोर्शन है, और उसके सेंटर के अंदर एक ब्लैक कलर का होल नज़र आ रहा है। ये असल में ओपनिंग है जहाँ से लाइट एंटर होगी। बाकी जितना भी एरिया है वो लाइट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है उससे लाइट जो है वो ओपन होती है। दैट इज़ कॉल्ड पीपल। तो इसमें देखें तो पीपल का साइज़ छोटा नज़र आ रहा है, इसमें देखें तो पीपल का साइज़ बड़ा हो रहा है। तो पीपल का जो साइज़ है वो डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंडीशंस हैं, लाइट की कंडीशंस कैसी हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होता है। इवन हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जब वो एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, अच्छा सिंपैथेटिक जो है वो इस बुक के अंदर नहीं है। हमने एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच होती है जिसको सिंपैथेटिक कहते हैं, जो फाइट और फ्लाइट कंडीशंस के अंदर, डेंजरस कंडीशन के अंदर एक्टिव होता है। तो उन कंडीशंस के अंदर पीपल का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है ताकि क्लियरली जो है वो लाइट एंटर हो और हमें पाथवे नज़र आए। इसके अलावा आप लाइट शाइन करके देख सकते हैं, किसी की आंखों में जब लाइट डाली जाती है तो साइज़ जो है वो कम हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो पीछे रेटिना होता है, जो पर्दा होता है, उसको बचाया जाए एक्सेसिव लाइट से। अब अगर इसे साइड व्यू से देखें तो ये हमारे पास वाइट पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये फ्रंट पे जो नज़र आ रहा है ये वाइट पार्ट है, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये वो पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, तो ये स्क्लेरा था साइड में और ये हमारे पास कॉर्निया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे से अगर हम देखें तो ये आइरिस है, ये जो पर्दा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो पर्दा नज़र आ रहा है आइरिस है, और इसके दरमियान में जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है जहाँ से लाइट एंटर होगी, ये वाला पर्दा जो है ये आइरिस है। इसके दरमियान में जो ओपनिंग नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड पीपल। ये पीपल वो है जहाँ से लाइट एंटर करेगी। उसके पीछे जो ये सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो है ये लेंस है। दिस एरिया जो है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो है ये लेंस है। अच्छा, आगे एक चेम्बर नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। तो ये वाला जो जितना भी एरिया है ये कवर्ड होता है एक तरह के फ्लूइड से। 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है और एक विट्रियस ह्यूमर होता है। तो अगले हिस्से के अंदर जो है वो एक्वस ह्यूमर मौजूद होता है। और अच्छा, इसके अलावा पीछे अगर आप देखें, अंदर चले जाएँ
फ्रंट से अगर आप आएंगे तो सबसे पहले ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद ये एक स्पेस है, उसके बाद एक पर्दा है जिसको आप आइरिस कहते हैं, उसके अंदर एक ओपनिंग है जिसको आप पीपल कहते हैं, देन लेंस आता है। अब लेंस जो है वो सस्पेंडेड है, वो लटका हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये फाइबर्स नज़र आ रहे हैं और ये फाइबर्स अटैच हैं एक तरह की बॉडी से, इसको हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। ये सिलियरी बॉडी जो है ये भी चेंज होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके अंदर मसल होता है जिसको सिलियरी मसल कहते हैं, जिससे इस लेंस को सर्कुलर किया जाता है या इसको फ्लैट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपने करीब देखना है या दूर देखना है। तो एकोमोडेशन कहते हैं इसे, एकोमोडेशन के अंदर ये रोल प्ले करता है। इसके बाद पोस्टीरियर चेंबर आता है। ये अभी तक का जितना भी एरिया था ये एंटीरियर चेंबर था, अगला हिस्सा था पोस्टीरियर चेंबर। ये है कि जिसके अंदर आपको अगेन एक लिक्विड मिलता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर का नाम देते हैं, और इसके बिल्कुल पीछे ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना वो पर्दा होता है जो कि जिसके अंदर वो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो एक्चुअली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। मैंने बताया था कि ये आई को कह रहे हैं ये फोटो रिसेप्टर है, लेकिन आई के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम फोटो रिसेप्शन नहीं है, यानी जो लाइट को डिटेक्ट नहीं करते उनका काम सिर्फ लाइट को पहुंचाना होता है। एक्चुअली जो डिटेक्ट करता है वो रेटिना होता है, और रेटिना के अंदर जो है वो दो तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। अच्छा, एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ये एरिया है ऑप्टिक डिस्क, यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये वो नर्व है जिसके अंदर वो न्यूरॉन्स होंगे जो इस तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे ब्रेन तक। तो ऑप्टिक डिस्क वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होते, ठीक है, ये एरिया यहाँ पे कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, यानी इस एरिया से हमें कुछ नज़र नहीं आता, तो ये जो है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में बता दूं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये पीपल का डायमीटर दिखाया हुआ है, जब ज़्यादा लाइट है तब और जब कम लाइट है तब। अच्छा, अब मैं बता दूं ज़रा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। तो आई जो है ये ऑर्गेनोसाइट है, वी नो दैट इट वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कैमरा। एक्चुअली कैमरा जो है वो वर्क करता है इसके प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। ये जो है वो कैमरा के प्रिंसिपल में नहीं, कैमरा इसको देखकर बनाया गया है। तो कैमरा भी यही करता है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती है उसको कलेक्ट करता है और फिर उसे डिलीवर करता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो आई है, आई का काम भी यही होता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका काम यह है कि तमाम जो लाइट है उसको पहुंचाना है कहाँ तक, रेटिना तक। रेटिना वो पर्दा होता है, रेटिना वो लेयर होती है कि जिसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे डिटेक्ट करता है। अच्छा, जो लाइट कैप्चर होती है रेटिना से, तो रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जिसको आप नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जाती है दिमाग तक। हर आँख जो है हमारी, यानी हर आँख मतलब दो आँखें, तो दोनों आँखें जो हैं वो एक बोनी सॉकेट के अंदर होती है जिसको आप जो हमारी आई बॉल है वो एक आई सॉकेट के अंदर होती है, जिसको हम आई सॉकेट ही कहते हैं एक्चुअली। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, जिस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन थी, बिल्कुल इसी तरह आई भी जो है वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, एक अब इसके अंदर यहाँ से स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना शुरू हो गए। एक टफ आउटर कोट है जिसको आप स्क्लेरा का नाम देते हैं, जो कि वाइट पार्ट है, ठीक है, ये आउटर कोट है। और इन फ्रंट बिल्कुल आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसको आप कॉर्निया कहते हैं। तो स्क्लेरा के थ्रू लाइट अंदर नहीं हो सकती, लेकिन कॉर्निया के थ्रू होती है जो कि उसे बेंड भी करता है। उसके पीछे जो है हमारे पास एक चेंबर है, उसके अंदर एक तरह का लिक्विड है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये वाटरी फ्लूइड होता है, आइज़ ही प्रोड्यूस करती हैं, कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आता है, कुछ ड्रेनेज के काम आता है। उसके पीछे अगर आप देखें तो एक पर्दा है जिसको आप आइरिस कहते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल होल है जिसको पीपल कहते हैं। ये जो आइरिस है यही आई का कलर होता है, तो ये ब्लैकिश नज़र आता है, बट इसके अंदर ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि आपका स्किन वाला पिगमेंट है, वही इसके अंदर मौजूद होता है। तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आई का कलर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ब्लू कलर एक्चुअली ब्लू पिगमेंट नहीं होता, वो ब्राउन पिगमेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आई का कलर जो है वो ब्लूइश नज़र आता है या ग्रीनिश नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्रिस्टलाइन लेंस है जो कि सर्कुलर मसल से अटैच है, जिसको आप सिलियरी बॉडी कहते हैं। तो सिलियरी बॉडी है दोनों तरफ, उसके साथ निकल रहे हैं फाइबर्स, और ये फाइबर्स जो हैं इस लेंस को होल्ड करके रखते हैं, और इनके खिंचाव से या इनके रिलैक्स होने से इस लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन जब होती है सिलियरी मसल की तो उससे शेप लेंस के शेप के अंदर चेंज आता है। लेंस के पीछे जो है वो एक और कैविटी है जिसको आप पोस्टीरियर चेंबर भी कहते हैं। उसके अंदर एक तरह का वो है लिक्विड है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो रेटिना है, और रेटिना के ऊपर वो इमेज बनती है जो कॉर्निया और लेंस से होती हुई आती है। इसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। जो रॉड्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं डिम लाइट, और जो कोन्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं कलर्ड लाइट। ये कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉड जो है ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, और यही वो सेल्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इस तमाम लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर या नर्व इम्पल्स के अंदर। देन देर आर सम थिंग्स, एक है हमारे पास पीपल रिफ्लेक्स, पीपलरी रिफ्लेक्स कहते हैं इसे, जो कि मैंने भी बताया था। पीपल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है। पीपल वो छोटा सा होल है जिसका साइज़ बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट डालेंगे आँख में तो साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब आप हटा लेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि पीपल का साइज़ बड़ा हो रहा है। तो ब्राइट लाइट के केस में ये होता है कि चूँकि प्रोटेक्ट करना होता है रेटिना को, तो ये कंस्ट्रक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर पड़े, क्योंकि रेटिना के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकता है। और डिम लाइट जब होती है, इवन अभी अगर आप देखें तो आपका जो रेटिना है, आपका जो पीपल है उसका साइज़ छोटा होगा, लेकिन जैसी लाइट जाएगी यानी बिजली चली जाएगी तो फ़ौरन से आपको नज़र नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि आपका पीपल जो है वो अभी छोटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीपल जो है वो बड़ा होता है और आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत लाइट भी होती है वो फिर एंटर होने लगती है ना। दूसरी चीज़ है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो है ये एक वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम करीब की चीज़ों को और दूर की चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर पाते हैं। तो एकोमोडेशन जो है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इससे हमारा फोकस जो है वो चेंज होता है, ताकि शार्पर इमेज, कोई चीज़ अगर करीब आ रही होती है तो हमारा जो एकोमोडेशन एक रिफ्लेक्स होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हम उस पर प्रॉपर्ली जो है वो फोकस कर पाते हैं। अब एकोमोडेशन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो सिलेरी मसल्स हैं। सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लेंस है वो थिकर हो जाता है, मोर कॉन्वेक्स हो जाता है। अच्छा, ये मसला जो है एक मसला जो है ये एज के साथ होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये जो लेंस है ये अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एकोमोडेशन जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो कोई दूर की चीज़ जब करीब आती है तो हमारी आइज़ जो है उसके ऊपर फोकस करती है और हमें वो चीज़ क्लियरली नज़र आती है। इसको हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जैसे जैसे एज गुजरती जाती है ये जो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है ये डैमेज होता जाता है, और एजड लोगों के अंदर ये बड़ा मसला होता है कि वो नियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को प्रेस बायोपिया कहते हैं। शायद फिजिक्स के अंदर लेंस वाले चैप्टर के अंदर शायद किसी ने पढ़ा हो प्रेस बायोपिया। ओके जी, रोल ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है विजन के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो विटामिन ए या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो विटामिन ए का दूसरा नाम जो है वो रेटिनॉल है। तो विटामिन ए या रेटिनॉल जो है ये विजन के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो हमारे रेटिना के सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, उनके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। विटामिन ए का और भी काम होता है, कॉर्निया को वेल लुब्रिकेटेड रखता है ये। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है उससे कॉर्नियल अल्सर्स भी हो सकते हैं। ना सिर्फ रेटिना के हेल्दी रहने के लिए बल्कि कॉर्निया के हेल्दी रहने के लिए भी विटामिन ए इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इससे पता लगता है नाइट ब्लाइंडनेस क्यों हो रही है, क्योंकि जो वो हैं रॉड्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द कोन्स, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। रात के वक्त जो है वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आता, क्योंकि डिम लाइट के अंदर जो है वो ज़रूरी है आपके रॉड्स। अच्छा, ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है एकोमोडेशन का। तो ये हमारे पास नियर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नियर, तो सिलेरी मसल जो है वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड है। जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो लेंस जो है वो स्फेरिकल हुआ हुआ है, ठीक है, सर्कुलर सा हुआ हुआ है। तो इससे होता यह है कि इमेज जाके प्रॉपर्ली बनती है रेटिना के ऊपर। अब जब इसको दूर ले जाया जाएगा तो अगर कंडीशन यही रहे तो इमेज प्रॉपर्ली रेटिना के ऊपर नहीं बन सकेगी, तो फोकस नहीं हो पाएगा। तो जो सिलेरी मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो लेंस फ्लैट हो जाता है। जब लेंस फ्लैट हो जाता है तो फिर जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो प्रॉपर्ली जाकर रेटिना के ऊपर फोकस हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करना जो है, यानी अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नियर लाया जाए तो सिलेरी मसल्स के अंदर चेंज आता है, लेंस के अंदर चेंज आता है, और नियर को दूर लेकर जाया जाए तब भी मसल्स के अंदर चेंज आता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अच्छा भाई, दीज आर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द आई। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से लोगों को चश्मा लगता है। फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं ना। एक है शॉर्ट साइटेडनेस और एक है लॉन्ग साइटेडनेस। इनमें जो है वो लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ना। शॉर्ट साइटेडनेस जो है इसका दूसरा नाम मायोपिया है। इसमें होता ही है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हैं उनको देखने में मसला होता है। तो जो नाम लिखा हुआ है इसका मतलब आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि आपको करीब के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने में मसला होता है।
ठीक है। और इसको ऐसे भी देख लें कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि करीब की चीज़ नज़र आ रही है, और शॉर्ट में अगर इन दोनों के अंदर स्पेलिंग में देखें तो मायोपिया जो है ये शॉर्ट है, वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के अंदर मायोपिया जो है ये शॉर्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस जो है उसके अंदर करीब की चीज़ें, शॉर्ट साइटेडनेस यानी शॉर्ट करीब की चीज़ें, नियर विजन जो है उसके अंदर मसला नहीं होता, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उनको जो है वो फोकस करने में मसला होता है, तो इसमें दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है। जबकि जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसमें दूर की चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, इसको हाइपरोपिया भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर करीब की जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होती, ठीक है। दूर की चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन करीब की चीज़ें जो हैं क्लोज़र ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। दोनों को डायग्नोस किया जाता है, दोनों को करेक्ट किया जाता है, ग्लासेस लगाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं। अब इसका तरीका जो है वो बड़ा आसान है। नियर साइटेडनेस के अंदर जो है मैंने बताया कि करीब की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये रेटिना है हमारे पास, ठीक है। नियर साइटेडनेस में करीब की चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लाइट रेज आ रही हैं वो रेटिना से आगे कन्वर्ज हो रही है, रेटिना से आगे मिल रही है। जाहिर है इमेज तब बनेगी जब ये जो वो हैं जो रेज हैं वो जाकर रेटिना के ऊपर फोकस हो, तब इमेज जो है वो आपकी प्रॉपर बनेगी, अदरवाइज ब्लर इमेज बनती है, आपको नज़र नहीं आता। तो नियर साइटेड में जो करीब से जो रेज आ रही हैं वो तो जाकर पीछे फोकस हो जाती हैं, लेकिन जो दूर से आ रही हैं वो जाकर पीछे फोकस नहीं होते। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इनको मिलने से, करीब मिलने से रोकना है। तो आपको ये ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि इनको और दूर जाके मिलाए, ठीक है, यानी इनको एक दूसरे से दूर करे। तो आप जो लेंस लगाएंगे वो इनको डाइवर्ज करेगा, जब वो इन्हें डाइवर्ज करेगा तो ये करीब नहीं मिलेंगे बल्कि दूर जाके मिलेंगे। तो वो लेंस हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो है ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी ये रेस को दूर करता है। तो जब आप इसको आगे लगाएंगे, अब ये चश्मे के अंदर है, अगर ये चश्मा आपने लगाया है जिसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ है वो कॉनकेव है, तो वो करेगा ये कि जो रेज आ रही हैं उनको फर्दर दूर रखेगा, उनको मिलने नहीं देगा, उनको कन्वर्ज नहीं करेगा, उनको एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा। जब उनको दूर रखेगा तो वो बजाय आगे मिलने के वो और पीछे जाकर मिलेंगी। तो इससे जो है वो ठीक किया जाता है। तो जिनको दूर का नज़र नहीं आता उनके अंदर जो ग्लास लगता है उसके अंदर ये वाला जो है वो लेंस लगा हुआ होता है, ये वाला जो है वो ग्लास इस्तेमाल होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। फार साइडेडनेस के अंदर आपको दूर का नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन करीब का नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि जो वो हैं रेज हैं वो बिहाइंड द रेटिना जाकर फोकस हो रही हैं, तो इस वजह से इमेज जो है वो ब्लर बन रही है। तो आप चाहते हैं कि वो इतना दूर जाके जो है वो मर्ज ना हो बल्कि पहले मर्ज हो, तो उसके लिए करना ये है कि आपको ऐसा लेंस लगाना है जो कि उनको कन्वर्ज करवाए, यानी फोकस करवाए एक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो पहले ही रेज को जो है वो करीब ले आता है ताकि वो बजाय इस पॉइंट पे जाके मिलने के रेटिना के ऊपर आकर फोकस हो जाए। तो इस तरह से ये करेक्ट किए जाते हैं। ओके, द लास्ट टू थिंग्स जो कि आई से रिलेटेड हैं, उनमें एक जो है वो एक और तरह की डिजीज़ है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एंड देन थोड़े से कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर डिजीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसके ये डेफिशिएंसी है विजन की। इसके अंदर जो पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता दो कलर्स के दरमियान में, जैसे कि ब्लू एंड येलो के दरमियान में या रेड और ग्रीन के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। चूँकि ये कलर विजन है, कलर विजन जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोन्स की होती है। तो रॉड्स एंड कोन्स में जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कोन्स होते हैं। तो ये मसला जो है ये कोन से रिलेटेड होता है। बाकी विजन जो है वो पर्सन की नॉर्मल होती है, बट मसला ये होता है कि कोई दो कलर्स होते हैं जिनके दरमियान से डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है ये ड्राइविंग के अंदर होती है, लेकिन आपको पता होता है कि इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि रेड ऊपर होती है, दरमियान में ये होती है और फिर नीचे ग्रीन कलर की लाइट होती है। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम होती है और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब ये डीएनए के अंदर मसला होता है और ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मोर कॉमनली मेल्स के अंदर होती है, क्योंकि हमारे पास एक एक्स होता है और एक वाई। अब अगर एक्स के ऊपर नॉर्मल डीएनए होगा तो हमारे अंदर ये मसला नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स के ऊपर ख़राब डीएनए तो हमारे अंदर ये मसला होता है। जबकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इनके अंदर अगर दोनों पे ये ख़राब वाला डीएनए होगा तब इनके अंदर मसला होगा, लेकिन अगर इनमें एक के ऊपर नॉर्मल डीएनए है जबकि एक के ऊपर ख़राब डीएनए है तो फिर ये मसला उनके अंदर नहीं होता। तो मोर कॉमनली जो है दिस कंडीशन इज सीन इन मेल्स। नाउ दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सम मुस्लिम साइंटिस्ट। ये तो खैर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक इब्न अल-हैशम है, एक अली इब्न ईसा है, ठीक है। भाई ये मैं पढ़ा नहीं रहा, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। तो दैट्स इट। आई जो है एयर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।